हेलो, गुड आफ्टरनून सर। एक मिनट। हाँ, बायोलॉजी में इंग्लिश में 64 क्वेश्चन की इमेज निकली। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। तो जहां तक कल पढ़ा था क्लियर है सब बच्चों को? यस सर। एनोशियम की स्ट्रक्चर जो है वहां तक पढ़ लिया था, कार्पेल पिस्टल वगैरह क्या होता है, और ये बता दिया था तुमको कि जो कार्पेल या पिस्टल है उसे हम क्या बोल रहे हैं, मेगास्पोरोफिल बोल रहे हैं, है ना। और मेगास्पोरेंजिया क्या होगा, ओव्यूल होगा। ओव्यूल को क्या बोलोगे, मेगास्पोरेंजिया। और इंग्लिश में 65 क्वेश्चन आए। हिंदी में 64, हिंदी में 65 चेक कर लीजिए, आप समझ जाएंगे। मेरे खराब है तो ओव्यूल बीजांड, ठीक है। ओव्यूल को हम क्या बोल देते हैं, ओव्यूल को बोल देते हैं हम इंटेग्युमेंटेड मेगास्पोरेंजिया। इंटेग्युमेंटेड देखो, ओव्यूल को ना मेगास्पोरेंजिया भी बोलते हैं, गुरु बीजाणु धानी भी बोलते हैं। लेकिन गुरु बीजाणु धानी जो है वो पर्टिकुलरली कौन सा पार्ट होता है जिसमें न्यूसेलस से वो वाला पार्ट होता है, गुरु बीजाणु धानी, है ना। उसके ऊपर इंटेग्युमेंट भी है, तो इसीलिए ज्यादा एक्यूरेट रहेगा कि हम इसे इंटेग्युमेंटेड मेगास्पोरेंजिया, हमारे एनसीईआरटी में सीधे क्या लिखा होगा, मेगास्पोरेंजिया, ठीक है। हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे इंटेग्युमेंटेड मेगास्पोरेंजिया, है ना। सब लोग आगे। सर ओव्यूल को अभी अंडाशय ही बोलेंगे ना। ओव्यूल को अंडाशय, ओव्यूल ना, ओवरी जो होता है वो सर आवाज नहीं आ रही क्लियर। ओवरी। हेलो सर, साउंड ना रुक रुक कर आ रही है। आवाज क्या है, कोड में दिखता है। बोलो सर। सब लोग माइक ऑफ कर लो। अरे आ रही है क्या अभी आवाज, कि अभी भी रुक गई? यस सर, आ रही थी उस टाइम भी, पर किसी का माइक ऑन था ना, उससे साउंड आ रहा था, इसलिए आपका आवाज नहीं आ रहा था। होगा ना, तो बीच में आवाज जो है वो कट जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ओव्यूल जो है उसकी स्ट्रक्चर अब हम देखते हैं, ओव्यूल की स्ट्रक्चर क्या होती है। देखो ओव्यूल की स्ट्रक्चर जो है, कहां पर से ओव्यूल डेवलप होता है, कौन सी जगह से ओव्यूल जिस जगह से डेवलप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बोलो। प्लेसेंटा। हाँ प्लेसेंटा, यस प्लेसेंटा, बीजांड आसन, हिंदी में बीजांड आसन, प्लेसेंटा से डेवलप होता है, ठीक है। देखते हैं ओव्यूल की डिटेल स्ट्रक्चर। ओव्यूल जो है उसके अंदर एंजियोस्पर्म में कुछ इस तरीके से दो कवरिंग होती है, दो इंटेग्युमेंट है कुछ इस तरीके से। अब कहां से डेवलप हुआ, ये जगह जो कुछ जिससे ये अटैच है, ये है प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा जिसके ऊपर ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इनिशियली अभी जब ये यंग कंडीशन में है, अभी मेगास्पोरेंजिया हुआ नहीं उस टाइम पे,
उस टाइम पे हम देखेंगे तो यहाँ पर एम्ब्रियो सेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, अभी इसके अंदर भ्रूणकोश का निर्माण मान लो नहीं हुआ, तो उस केस में ये हमें कुछ ऐसा दिखता है। अब देखो इसके सारे पार्ट्स, ये वाला पार्ट जहाँ ये अटैच्ड है वो है प्लेसेंटा, ये वाला पार्ट है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से एक तंतुनुमा संरचना के द्वारा जुड़ा जाता है जिसे हम बोलते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल फ्यूनिकल को हिंदी में बोलते हैं बीजांड व्रंत। बीजांड जिस व्रंत के द्वारा जुड़ा है उसे हम क्या बोलेंगे? बीजांड व्रंत, फ्यूनिकल। फ्यूनिकल जिस पॉइंट पे ओव्यूल से अटैच्ड होता है, ये वाला पॉइंट, इसे हम बोलते हैं हाइलम। हाइलम या निभाग भी बोल सकते हो, निभाग, ठीक है। एक यहाँ पर प्लेस है जहां तुम देख रहे हो कि आउटर और इनर इंटेगुमेंट जो है वो पहुंचे नहीं या खाली है वो जगह, उसे बोल देते हैं हम माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल को हिंदी में क्या बोल देते हो? बीजांड द्वार। माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल मींस बीजांड द्वार, ठीक है। दो इंटेगुमेंट यहाँ पर तुमको दिख रहा है, जो बाहर वाला है उसे बोलेंगे आउटर इंटेगुमेंट। आउटर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट का मतलब हो गया बाह्य अध्यावरण। इंटेगुमेंट को हिंदी में बोलते हैं अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण। बाह्य अध्यावरण के अंदर वाला जो होगा उसे बोल देंगे हम। हेलो सर, हेलो सर, बोलो बच्चे। हेलो सर, ये इंटीग्यूमेंट को क्या बोलते हैं बोले आप हिंदी में? अध्यावरण, अध्यावरण। तो सर ये जो आप इंटीग्यूमेंटेड जो मेगास्पोरेंजिया लिखाए हैं वो अध्यावरण। हाँ, मतलब ये वाला पार्ट मेन स्पोरेंजिया हो गया, इसके ऊपर तो कवरिंग है इसलिए हमने इसको बोल दिया इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया। इंटीग्यूमेंट का मतलब होता है अध्यावरण, जो इसके ऊपर की कवरिंग बना है, बाह्य और आंतरिक दो कवरिंग है। देन इसके अंदर, इंटीग्यूमेंट के अंदर जो पूरा टिश्यू है ये होता है न्यूसेलस। न्यूसेलस को क्या बोलते हो? बीजांड काय। न्यूसेलस को बोलते हैं बीजांड काय। और इसके अपोजिट एंड जहां से दोनों अध्यावरण ऐसे निकल रहे हैं, जिस पॉइंट से दोनों अध्यावरण निकल रहे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं चलाज़। चलाज़। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है किसकी? ओव्यूल की। एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर है, लेकिन अभी ये मैच्योर ओव्यूल नहीं है, इमैच्योर है। क्यों इमैच्योर है? क्योंकि अभी इस ओव्यूल के अंदर हम क्या देख पा रहे हैं कि एम्ब्रियो सैक डेवलप नहीं हुआ है, अभी ये यंग कंडीशन में है, अपरिपक्व अवस्था में। वो पूरा का पूरा पॉइंट जहां पर ये जुड़ा हुआ रहता है, ये वाला पॉइंट जहां से ये इससे जुड़ा हुआ है, ये पूरा का पूरा पॉइंट जो है वो एक प्रोजेक्शन के रूप में, एक उभार के रूप में दिखता है, उभार जैसा दिखता है। इस उभार को बोलते हैं हम ग्राफिक। ये पॉइंट होगा जहां पर क्या देखते हैं कि फ्यूनिकल जो है वो इंटेगुमेंट से जुड़ा हुआ है, इस प्रोजेक्शन को यहाँ पर क्या बोलते हैं? रैफे, RAPHE, रैफे बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई ओव्यूल की स्ट्रक्चर। ओव्यूल अलग अलग टाइप के होते हैं, ओव्यूल के बहुत सारे टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं? सर इसको क्या लिखे आप अभी? रैफे, RAPHE, हिंदी में भी रैफे ही बोलते हैं, RAPHE। सर हाइलम को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं? वो बोलेंगे निभाग, निभाग। एक पॉइंट है वो हाइलम है, और पूरा लाइन जो है वो क्या है? रैफे। पॉइंट हाइलम होता है जहां से अटैच है, और लंबाई में थोड़ा सा उभार बन जाता है, उसे हम बोल देते हैं रैफे। अब ओव्यूल जो है ये तो है एक ऐसा ओव्यूल जो ऐसे टर्न हो गया, 180 पे रोटेट हो गया, इसलिए ऐसा दिख रहा है। और उसके अकॉर्डिंग हेलो सर, बोलो सर ये प्लेसेंटा लिखा है क्या सबसे नीचे वाला? प्लेसेंटा लिखा है। यस, प्लेसेंटा वो जगह है जहां से ये उत्पन्न हुआ है। सर और जो शैलेजा है उसके नीचे में न्यूक्लियस है क्या? न्यूसेलस, न्यूसेलस का मतलब होता है बीजांड काय। न्यूसेलस, अच्छा, ठीक है। अब देखो इसके टाइप्स होते हैं, लाइक ऑर्थोट्रॉपिक, अटक गया। एक होता है
हेमी एनाट्रोपस है, एम्फीट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस, एक होता है एम्फीट्रोपस। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स हैं, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस, ऐसे बहुत सारे टाइप्स हैं। ऑर्थोट्रोपस, ऑर्थो का मतलब होता है सीधा खड़ा हुआ, जो खड़ा हुआ सा सीधा होगा उसे हम ऑर्थो बोलते हैं। ठीक है, तो ऑर्थोट्रोपस में क्या होगा, कोई रोटेशन नहीं होगा, कोई रोटेशन नहीं होगा, ये इसके ऊपर सीधा लगा हुआ होगा। ठीक है, एक मिनट ये डायग्राम ड्रॉ करो सब बच्चे, फिर मैं बताता हूँ। हेलो सर। हेलो सर। हाँ बच्चे, सर जी, ये जो आप आउटर इंटीग्यूमेंट लिखे हैं उसके नीचे में आप क्या लिखे हैं? रैफे, RATHE, रैफे ये क्या होता है? उभार होता है। जैसे जैसे मान लो सपोज ये मेरा हाथ है, यदि मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया तो जिस जगह पे ये मुड़ेगा उस जगह पे क्या होगा, एक ऐसा उभार जैसा बन जाएगा। तो वैसे ही ये जब ऐसे कॉइल्ड हुआ तो जहां पे ये चिपका हुआ है उस जगह पे एक लीनियर उभार जैसा बन जाता है, उस पूरे उभार को बोलते हैं रैफे। ओके, थैंक यू सर। देखो ऑर्थोट्रोपस से होगा, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर अब देखो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में क्या देख रहे हो, माइक्रोफाइल, चलाजा और फ्यूनिकली सबके सब एक लाइन में, रोटेशन बिल्कुल भी नहीं, सीधा खड़ा है, अपराइट है। तो इस टाइप का ओव्यूल जो होता है उसे हम बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। डाइकोट साइकस या जिम्नोस्पर्म्स वगैरह जो होते हैं उनके अंदर नॉर्मली ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल ही होता है। एग्जांपल के लिए मैं बात करूं इसका, तो इसका एग्जांपल हो सकता है पॉलीगोनम, साइकस, जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो उनके अंदर। एनाट्रोपस में क्या होता है, रोटेशन हो जाता है। कितना रोटेशन हो जाता है, 180 डिग्री। जो 180 डिग्री। इतना खड़ा है, यदि 180 रोटेशन होगा तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मन 80 डिग्री का रोटेशन होगा तो इस तरीके से ये हो जाता है, जिससे बोलते हैं हम एनाट्रोपस। और ज्यादातर एंजियोस्पर्म के अंदर ऐसे होता है, मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म। अब क्वेश्चन क्या आएगा इसमें, क्वेश्चन आता है कि बताओ कौन सा ओव्यूल है जिसमें माइक्रोपाइल और हाइलम बहुत पास पास होते हैं। कौन सा ओव्यूल है जिसमें माइक्रोपाइल यानी बीजांड द्वार और हाइलम विभाग बहुत पास पास में होते हैं? एनाट्रोपस। एनाट्रोपस। है सबको? वेरी गुड। हेमी का मतलब क्या होता है, हेमी का मतलब होता है आधा, हाफ। हेमी एनाट्रोपस, इसका मतलब ये आधा रोटेट हुआ है। कितना डिग्री का रोटेशन होगा, 90 डिग्री का रोटेशन होगा। रोटेशन होगा ये कुछ इस तरीके से देखने लग जाएगा, कुछ इस तरीके से, ये 90 डिग्री। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि कौन सा ऐसा ओव्यूल है जिसके अंदर माइक्रोपाइल और चलाजा वाली जो लाइन होती है वो फ्यूनिकल के परपेंडिकुलर होती है, ऐसा आ सकता है। माइक्रोपाइल और चलाजा वाली लाइन जो है वो फ्यूनिकल के लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है। किसमें, हेमी एनाट्रोपस के अंदर। और इसका एग्जांपल हो सकता है रेननकुलस। रेननकुलस में ऐसा होता है। सर लेमना और पॉपी भी तो है ना? लेमना पॉपी एम्फीट्रोपस की एग्जांपल है। देखो कंपाइलोट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस जो होता है बच्चों उसके अंदर ना रोटेशन होता है, और रोटेशन भी कितना होता है, होता तो इतना ही है लगभग, लेकिन ना इसमें स्पेशल कुछ चेंज होता है। देखो क्या चेंज हुआ, यहाँ पर रोटेशन 90 से थोड़ा ज्यादा है,
लेकिन इसके जो इंटेग्यूमेंट होते हैं वो थोड़े से ऐसे चोंच जैसा होता है ना, वीक, कुछ उस टाइप से होता है। रोटेशन 90 से थोड़ा ज्यादा है, एनाट्रोपस जैसा हो गया कुछ कुछ, लेकिन इंटेग्यूमेंट जो है वो इसका वीक बना रहा है, चोंच समान इंटेग्यूमेंट हो गया, कैसा हो गया, वीक लाइक इंटेग्यूमेंट, चोंच के समान अध्यावरण हो गया। तो उसे हमने क्या बोला है, उसे हमने बोला है कंपाइलोट्रोपस। और ऐसा देखने को मिलता है कुछ फैमिलीज जैसे क्रूसीफेरी में, सरसों वगैरह जो है उसके अंदर ऐसा देखने को मिलेगा, फेबेसी के अंदर भी ऐसे कुछ मिलते हैं। एम्फीट्रोपस कंपाइलोट्रोपस जैसे ही, बट इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात है कि इसके अंदर जो भ्रूणकोश होता है, एम्ब्रियो सैक होता है, वो हॉर्स शू शेप, घुड़नाल आकार का हो जाता है। क्या खास बात दिख रही है, ये खास बात दिख रही है, क्या है ये, हॉर्स शू, इनका भ्रूणकोश एम्ब्रियो सैक जो है वो कैसा हो गया, घोड़े के नाल के आकार का हो गया। और एग्जांपल हो सकता है इसका, ये बच्चा जो भी बोल रहा था लेमना पॉपी, उनके अंदर है। ठीक है, इसके अलावा एक और भी टाइप है एम्ब्रियो सैक का जिसे हम बोलते हैं सर्सिनोट्रोपस। ये ड्रॉ कर लो फिर बताता हूँ सर्सिनोट्रोपस। हेलो सर, ये जो बीजांड है उसी के टाइप सी है ना ये? हाँ बच्चे, बीजांड के टाइप से, लेकिन ये अलग अलग पौधे में पाया जाएगा सर? अलग-अलग पौधों में पाया जाएगा, बट कॉमन कौन सा है, कॉमन वही जो हमने ड्रॉ किया, एनाट्रोपस। एनाट्रोपस। सर ये कैम्फिलोटोपस में क्या लिखे हैं आप यहाँ पे जो है? ये लिखा है मैंने बीक लाइक इंटेग्यूमेंट, मतलब चोंच के समान अध्यावरण, चोंच के समान अध्यावरण। माइक्रोपाइल के ऊपर जो अध्यावरण है वो कैसा बन गया, चोंच के समान बन गया, बाहर की तरफ थोड़ा सा निकला हुआ है, प्रोजेक्शन। ठीक है, और एक और भी टाइप में बता रहा हूं, कौन सा, सर्सिनोट्रोपस। सर्सिनोट्रोपस में जो रोटेशन होता है वो 180 डिग्री हो, सॉरी 360 डिग्री हो जाता है। सर्सिनोट्रोपस में क्या होगा कि ये रोटेशन इतना ज्यादा हो गया। सर शुरुआत में ये आर्थोट्रोपस के समान होता है ना? हाँ, शुरुआत में ऑर्थोट्रोपस के समान होता है, लेकिन इसका फ्यूनिकल जो है वो बहुत लंबा हो जाता है और ये ऐसे घूम जाता है अंदर 360 डिग्री, कुछ इस तरह से देख लो, फ्यूनिकल जो है वो ऐसा घूम गया है 360 डिग्री। और इसका एग्जांपल तुम लोग ध्यान रखना, कैलोट्रोपिस। क्या कोई बच्चा कैलोट्रोपिस की फैमिली जानता है क्या? कैलोट्रोपिस कौन सी फैमिली का है जानता है क्या कोई बच्चा? क्योंकि कई बार तुम्हारे सामने नाम आएगा इसकी फैमिली का, हो सकता है एग्जांपल में कैलोट्रोपिस ना देकर के इसकी फैमिली का नाम दिया हो। इसकी फैमिली है, कैलोट्रोपिस की फैमिली जो है वो होता है एस्क्लेपिडेसी। ये ध्यान रखना, यदि नहीं पता था तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि कैलोट्रोपिस जो है वो एस्क्लेपिडेसी फैमिली का मेंबर है, एस्क्लेपिडेसी। तो हो सकता है नांगफनी में भी तो ऐसा होता है ना? क्या बच्चे, नांगफनी में भी इस टाइप का बीजांड होता है ना? किसमें? नांगफनी। नागफनी, हाँ नागफनी में होता है, कैक्टस में होता है। इसका एग्जांपल है कैक्टस ही। हेलो सर, शायद ऐसा नहीं होता है। हेलो सर, कैक्टस ही लिखो, कैलोट्रोपिस मत लिखो इसका, क्योंकि नागफनी में होता है और नागफनी को हम कैक्टस भी बोलते हैं, ये हो सकता है। हेलो सर, कैक्टस को हम नागफनी बोलते हैं। हाँ बच्चा, हेलो सर, सर ये वाला बताइए ना एम्फीट्रोपस का प्लीज, हॉर्स शेप का, शेप वाला। घोड़े के नाल के आकार का, हॉर्स शू शेप में। नॉर्मली एम्ब्रियो सेल हम सीधा ऐसा गोल बनाते हैं, अंडाकार बनाते हैं, यहाँ पर वो कैसा हो गया, ऐसा घूम गया इस तरीके से। इसको बोलते हैं घोड़े के नाल के आकार का एम्ब्रियो सेल, हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो सेल।
एम्फिट्रोपस में। ठीक है, तो ये तो हो गया ओव्यूल कैसा होता है और ओव्यूल के कौन कौन से टाइप है। ठीक है, अब इसके अंदर जो न्यूसेलस है उससे ही डेवलप होगा कौन, मेगास्पोर मदर सेल। यानी अब हम पढ़ेंगे प्रोसेस, ये तो हमने पढ़ी स्ट्रक्चर। अच्छा, एक और भी चीज इसके अंदर ना, न्यूसेलस कितना ज्यादा प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग ये दो टाइप का होता है। एक और भी बता रहा हूं तुमको, लेस कर दो ना ऐसे तो। यस सर। यस सर। यस सर। ओव्यूल का ये टाइप तो किस बेसिस पे होगा, ये तो रोटेशन की बेसिस पे होगा कि जो फ्यूनिकल है वो कितना रोटेटेड है, उस बेसिस पे ये टाइप में देखे। और एक टाइप होता है कि इसके अंदर न्यूसेलस की मात्रा कितनी है, देखो ऑन द बेसिस ऑफ amount of nucellus, amount of nucellus, nucellus की मात्रा कितनी है उसके आधार पर ये दो टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है, एक होता है क्रेसी न्यूसेलेट, क्रेसी न्यूसेलेट, और दूसरा होता है टेन्यूल न्यूसेलेट ओवली। क्रेसी न्यूसेलेट और टेन्यूल न्यूसेलेट ऐसे दो टाइप के होते हैं। क्रेसी न्यूसेलेट का मतलब जिसके अंदर न्यूसेलस बहुत ज्यादा है, न्यूसेलस इज वेरी हाई। एग्जांपल हो सकता है इसका पॉलीपेटेली। पॉलीपेटेली के जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर न्यूसेलस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जबकि टेन्यूल न्यूसेलेट जो होते हैं उनके अंदर न्यूसेलस की मात्रा बहुत कम होती है। न्यूसेलस इज वेरी लो, कम होती है। एग्जांपल होता है इसका गैमोपेटेली। सर हिंदी में क्या कहते हैं इसको? इसको हिंदी में भी क्रेसी न्यूसेलेट और टेन्यूल न्यूसेलेट ही बोलेंगे। क्रेसी न्यूसेलेट और टेन्यूल न्यूसेलेट हिंदी में भी ये बोलेंगे। पॉलीपेटेली होते हैं पृथक दली, जिनके अंदर दल पृथक होते हैं पुष्प में, और गैमोपेटेली होते हैं जिनके अंदर दल जुड़े हुए होते हैं, फ्यूज होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं गैमोपेटेली। ठीक है, जैसे मस्टर्ड है, सरसों, सरसों पॉलीपेटेली का मेंबर है। जैसे सूरजमुखी, सूरजमुखी गैमोपेटेली का मेंबर है, या सोलेनेसी का मेंबर है तो गैमोपेटेली का मेंबर है। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो नॉर्मली कोचिंग्स में पढ़ाते हैं बच्चों को, लेकिन ना नीट में पूछी जाती है, तो ऐसी बहुत सारी चीजों को मैं जबरदस्ती इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। मतलब ना तुम्हारे ऊपर बर्डन हो, मैं तुमको जबरदस्ती एक्स्ट्रा। ये क्या लिखा है, टेन्यूल न्यूसेलेट, TENUI, टेन्यूल न्यूसेलेट, NUCELLAT, टेन्यूल न्यूसेलेट ओव्यूल। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या मतलब है? मेगास्पोरोजेनेसिस किसे बोलोगे? फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। फॉर्मेशन ऑफ किससे बनता है? फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल। कौन सा डिवीजन से बनेगा? मेगास्पोर खुद कैसा होता है? एन। कौन से डिवीजन से बनेगा मेगास्पोर? माइटोसिस की मियोसिस? समसूत्री विभाजन के अर्धसूत्री विभाजन? सर मियोसिस से। मियोसिस से बनेगा। क्या पूछ रहे हो बच्चे, समझ नहीं आ रहा? बच्चे ऐसे आवाज आ रही है, बिल्कुल छोटे बच्चे ऐसे तुम्हारी। सर माइक ऑन रह गया था धोखे से उसका। देखो
ऑर्थोट्रोपस टाइप का ओव्यूल बना दिया मैंने, है ना। हमारे एनसीईआरटी में भी जो भी एक्सप्लेनेशंस हैं वो ज्यादातर लाइन से पढ़ोगे तो पता लगेगा कि ये ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल को एग्जांपल लेकर के ही बात कर रहे हैं। तो ऐसा क्योंकि पॉलीगोनम जो है वो एक कॉमन एग्जांपल है, तो उसके रिलेशन में केवल बात चल रही है। अच्छा, कोई बता सकता है कि हु इज फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी? भारतीय पादप भ्रूणिकी के जनक कौन है? ऑप्शन दो क्या? यस सर। यस सर। ऑप्शन है आर मिश्रा, पी माहेश्वरी, एस अग्रवाल और ए भटनागर। चार ऑप्शन। सर पी माहेश्वरी है क्या? माहेश्वरी सर। भटनागर। माहेश्वरी सर। सर माहेश्वरी। बी वाला है सर। माहेश्वरी माहेश्वरी बिल्कुल सही है। आर मिश्रा तो नहीं है। आर मिश्रा कौन है? आप हो सर। आप हो सर। राजीव और मिश्रा एस सर है। अग्रवाल फिजिक्स वाले सर। अच्छा, मेरे नाम एस अग्रवाल। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी आर मिश्रा। नहीं पता था क्या? नो सर। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, ठीक है। और एस अग्रवाल कौन है? फिजिक्स वाले फिजिक्स वाले सर। फिजिक्स सर। चलो ठीक है, बाकी को तुम जानते हो इसका मतलब। ठीक है, सारे टीचर्स के साथ उनका भी ऐड कर दिया सर आपने। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, बहुत सारे सेल्स, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं न्यूसेलस। क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। देखने जाते हैं, ज्यादा छोटा हो गया। ये जो तुमको सेल्स दिख रही है यहाँ पर इंटेगुमेंट के अंदर, ये सेल्स हैं न्यूसेलस। अभी न्यूसेलस की एक सेल कौन से एंड पे? माइक्रोपैलर एंड पे कि चलाजर एंड पे? माइक्रोपैलर एंड पे। माइक्रोपैलर एंड पे एक सेल जो है वो बड़ी ही उग जाती है। वन सेल एट माइक्रोपैलर and differentiate to form megaspore mother cell। एक्चुअल में देखें तो वो होती है पहले आर्किस्पोरियल इनिशियल सेल, और आर्किस्पोरियल इनिशियल सेल जो है वो बना देती है स्पोरोजिनस सेल, और स्पोरोजिनस सेल से बन जाता है मेगास्पोर मदर सेल। एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनो सब बच्चे। क्या होता है, चाहे मैं एंथर के डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं, चाहे मैं ओव्यूल के डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं, एक बार ध्यान से सुन लो सब बच्चे। चाहे मैं एंथर के डेवलपमेंट की बात करूं, चाहे ओव्यूल के डेवलपमेंट की बात करूं, दोनों ही केस में कहानी स्टार्ट होती है आर्किस्पोरियल सेल से। आर्किस्पोरियल सेल यानी कोई पूछेगा कि बताओ कौन सी सेल है जिससे एंथर डेवलप होता है, कौन सी सेल है जिससे ओव्यूल डेवलप होता है, तो उस सेल का नाम है आर्किस्पोरियल सेल। वहां से कहानी स्टार्ट होती है, ठीक है। तो जब आर्किस्पोरियल सेल डिवाइड करता है तो ये दो टाइप के सेल बनाता है। कौन कौन सी? दो सेल बना देता है। एक का नाम हो जाता है स्पोरोजिनस सेल, और दूसरा बना देता है ये पैराइटल सेल। दोनों ही केसेस में, चाहे मैं ओव्यूल की बात कर रहा हूं, चाहे मैं एंथर की बात कर रहा हूं, दोनों ही केसेस में स्टार्टिंग होगी आर्किस्पोरियल सेल से, माइटोसिस करके दो सेल बना देगा। कौन कौन सी? एक स्पोरोजिनस सेल और एक पैराइटल सेल। ये स्पोरोजिनस सेल का काम क्या होगा? ये एंथर यदि पढ़ रहे होंगे तो स्पोरोजिनस टिश्यू, उससे फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, और यहां पर क्या होगा? इनसे बन जाएगा मेगास्पोर मदर सेल, यानी ये स्पोर मदर सेल बनता है। स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल, इसका मतलब यहां पर तो कितना बनता है? सिर्फ एक। देखो वन सेल, यहां पर सिर्फ एक मेगास्पोर बनेगा। एंथर में बहुत सारे बने थे, तो यानी स्पोरोजिनस सेल ने डिवाइड करके बहुत सारे क्या बना दिए होंगे? बहुत सारे स्पोरोजिनस टिश्यू बना दिए होंगे, सेल्स बना दिए होंगे। और पैराइटल सेल जो है इसका काम होता है इसके सराउंडिंग वॉल बनाने का, यानी यहाँ पर तो न्यूक्लियस बना देगा और एंथर के अंदर क्या करेगा? एंथर की वॉल बना देगा। तो इस तरीके से कभी तुम्हारे सामने ये नाम आ जाए ना कि आर्किस्पोरियल सेल क्या होता है, तो समझ जाना आर्किस्पोरियल सेल वो है जिससे स्पोरोजिनस सेल या टिश्यू बना होगा, या
जिससे एंथर की वॉल बनी होगी। ठीक है, तो उस सेल को, उस इनिशियल सेल को आर्किस्पोरियल सेल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आर्किस्पोरियल सेल क्या बनाएगी, पहले स्पोरोजिनस सेल बनाएगी और उस स्पोरोजिनस सेल का किस में डेवलपमेंट हो जाएगा, मेगास्पोर मदर सेल में। और हम डायरेक्टली से ये भी बोल सकते हैं कि भाई न्यूसेलस की एक सेल जो है वो बड़ी हो गई और क्या बना दिया उसने, मेगास्पोर मदर सेल बना दिया। सर एरो के ऊपर क्या लिखे हैं? यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, वन सेल ऑफ न्यूसेलस at micropylar end differentiate to form megaspore mother cell। न्यूसेलस की एक सेल जो है माइक्रोपाइलर एंड पे वो बड़ी होकर के क्या बना देती है, वो बना देती है मेगास्पोर मदर सेल। ये यहाँ पर एक सेल बड़ी होगी, मैं अलग कलर से बनाता हूँ सेल को। ये एक सेल बड़ी होगी कुछ इस तरीके से। इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम बोल देते हैं मेगास्पोर मदर सेल। ऐसा है 2L है। अब इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर होगा मियोसिस। अब बारी आ रही है इसकी रिडक्शनल डिवीजन की, यानी गैमेटोफाइटिक जनरेशन स्टार्ट करने के लिए जो फर्स्ट सेल बनेगी जिससे गैमेटोफाइटिक जनरेशन स्टार्ट हो, वो कौन सा होता है, वो होता है मेगास्पोर। तो वो बनेगा कैसे, मियोसिस। इसके अंदर मियोसिस हो रहा है मेगास्पोर मदर सेल। जब मियोसिस होगा तो यहाँ पर कितने सेल बन जाएंगे आप, 4। क्या तुम उसे मेगास्पोर टेट्राड बोलना पसंद करोगे क्या? यहाँ पर होंगे 4 यस। 4 सेल। इन चारों सेल्स को हम क्या बोल देते हैं, और ये धीरे धीरे क्या होगा, न्यूसेलस जो है वो खत्म हो जाता है। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है वैसे वैसे न्यूसेलस खत्म हो जाता है, क्योंकि न्यूसेलस ही इनको पोषण प्रदान कर रहा है जब ये डेवलप हो रहा है। ये बन गया, ये बन गया मेगास्पोर टेट्राइड। मेगास्पोर टेट्राड। अब मेगास्पोर टेट्राड में जो 4 सेल्स हैं इनमें से 3 सेल डीजनरेट हो जाएंगे। क्या होंगे, 3 सेल डीजनरेट, और सिर्फ एक सेल जो है वो फंक्शनल यहाँ पर बचेगा। कौन सा इनके सेल डीजनरेट हो जाते हैं, 3 माइक्रोपाइलर मेगास्पोर सेल्स, मेगास्पोर्स डीजनरेट। 3 माइक्रोपाइलर एंड पे जो मेगास्पोर्स हैं वो डीजनरेट हो जाएंगे और एक चलाचल जो है सिर्फ वही क्या बचेगा, फंक्शनल बचेगा। ये डीजनरेट हो रहा है, ये डीजनरेट हो रहा है, ये डीजनरेट हो रहा है, और ये है हमारा फंक्शनल। सर ऊपर वाले में क्या लिखे हैं, मेगास्पोर? मेगास्पोर टेट्राड एक फंक्शनल मेगास्पोर बन गया, बच गया। अब इस फंक्शनल मेगास्पोर से ही क्या बनने वाला है, फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होने वाला है। क्या मेगास्पोरोजेनेसिस वाली प्रोसेस क्लियर हो गई सब बच्चों को? यस सर। कुछ नया नहीं है, पहले भी पढ़ा हुआ है हमने ये सब। जब हम जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म पढ़ रहे थे उस टाइम पे भी हमने ये बातें की थी। नोट कर लिया सब बच्चों ने? यस सर। तो फिर अब इसके बारे में डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट।
डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट को मेगा गैमेटोजेनेसिस भी बोल दो, क्या किसी को दिक्कत तो नहीं है? मेगा गैमेटोजेनेसिस बोल दो तो किसी को दिक्कत होगी क्या? नो सर। क्योंकि पिछले लेक्चर नो में सर। नहीं आया कि जैसे मेल गैमेटोफाइट बन रहा है उस टाइम पे मेल गैमेट बनते तो माइक्रो गैमेटोजेनेसिस बोल देते हैं, वैसे ही इसके लिए हम मेगा गैमेटोजेनेसिस टर्म भी यूज कर सकते हैं, मादा युग्मक का निर्माण। मेगा गैमेटोजेनेसिस क्या होती है? मादा युग्मक एग को हम बोलते हैं फीमेल गैमेट। देखो अब नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट को और क्या बोलते हो? क्या एम्ब्रियो सैक भी बोलते हो क्या? यस सर। यस सर। हम देखेंगे एम्ब्रियो सैक का निर्माण कैसे होता है। अब ये जो एम्ब्रियो सैक का निर्माण है ये 3 टाइप का होता है। मोनोस्पोरिक हो सकता है, बाइस्पोरिक हो सकता है या टेट्रास्पोरिक हो सकता है। 3 टाइप्स, 3 टाइप के हैं। कौन कौन से 3 टाइप? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, दूसरा होता है बाइस्पोरिक डेवलपमेंट और तीसरा होता है टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक, ऐसे 3 टाइप के डेवलपमेंट्स होते हैं। मोनोस्पोरिक नाम से पता पड़ रहा है एक स्पोर से गैमेटोफाइट बन जाना। बाइस्पोरिक नाम से पता पड़ रहा है क्या? 2 स्पोर्ट से फीमेल गैमेटोफाइट बन जाना। और टेट्रास्पोरिक का मतलब 4 स्पोर से 4। बिल्कुल सही। तो क्या होता है देखो, 1 मेगास्पोर forms the embryos। यदि एक ही मेगास्पोर जो है वो एम्ब्रियो बनाता मतलब 3 की क्या हुई? 3 की छुट्टी हो गई, 3 डीजनरेट हो गया। बायोस्पोरिक में क्या हो जाएगा? इसके अंदर 2 मेगास्पोर न्यूक्लियाई forms the embryo sac। एक भ्रूण कोश जो है वो 2 मेगास्पोर केंद्रक से बनेगा। और टेट्रास्पोरिक के अंदर क्या होता है? All 4 megaspore nuclei forms the embryo sac। यानी एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश जो है उसका निर्माण कितनी कोशिकाओं से होके या कितने केंद्रकों से हो रहा है उस आधार पर हम इसे बोलते हैं। एग्जांपल देखो, इसके 2 टाइप हैं, पॉलीगोनल टाइप, ये मोस्ट कॉमन है। जो स्ट्रासबर्ग ने डिस्कवर किया था वो पॉलीगोनल टाइप था। हमारे एनसीईआरटी में भी पॉलीगोनल को ही डिटेल में डिस्कवर किया, डिटेल में डिस्कस किया। ओइनोथेरा टाइप, पॉलीगोनल और ओइनोथेरा टाइप, ये 2 टाइप हैं, कॉमन है। सबसे कॉमन कौन है? पॉलीगोनल, जिसमें एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वही क्या करता है? एम्ब्रियो सैक बनाता है। बायोस्पोर के अंदर एक एलियम टाइप होता है, कैच के अंदर मिलेगा एलियम टाइप, और दूसरा होता है एंडीम्यून टाइप। ये दोनों प्लांट के नाम है, उन प्लांट में डिस्कवर किया था उसी के अकॉर्डिंग नाम रखा हुआ है, एंडीम्यून टाइप। अगर ये चारों के चारों न्यूक्लियस वो बनाएंगे तो इसके बहुत सारे एग्जांपल है, लाइक पेपरोमिया,
फ्रिटिलेरिया, लम्बेगो, लम्बिजेरा, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं टेट्रास्पोरिक के। एक बार नाम लिख लो बस, मैं तुमको डिटेल में नहीं ब्रीफ में बता दूंगा कि बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक क्या होता है, मोनोस्पोरिक हम डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में सर लास्ट वाले के एग्जांपल्स एक बार रिपीट कर दीजिए ना, थोड़ा ब्लर दिख रहा है। लास्ट वाले के एग्जांपल पेपरोमिया, सबसे पहले हिंदी में लिखो, हिंदी में लिख लो पेपरोमिया, पीनिया, पीनिया PAENIA, पीनिया, एडोक्सा, EDOX से एडोक्सा, ड्रूसा, DRUSA ड्रूसा, फ्रिटिलेरिया, फ्रिटिलेरिया, FRITILLARIA फ्रिटिलेरिया, प्लम्बेगो, प्लम्बेगो PLUMBAGO प्लम्बेगो, और लास्ट में लिखा है प्लम्बिजेला, PLUMBI प्लम्बिजेला GELL। बाइस्पोरिक वाला क्या लिखा है वो बताइए ना, ये दो ठो। बाइस्पोरिक में लिखा है एलियम और एंटीमियम, एलियम प्याज और एंटीमियम, एलियम एंटीमियम। सर सर ये एग्जाम में आता है क्या? ये नहीं आएगा, ये आने के चांस नहीं है सर के ऊपर। ये थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ। पता है कोटा में जो क्लासरूम्स वगैरह में पढ़ाते हैं ना, तो इससे काफी ज्यादा बताते हैं, लेकिन मैं तुमको उतना ही बता रहा हूँ जितना लीस्ट रिक्वायर्ड है, तुमको बहुत एक्स्ट्रा नहीं बता रहा। ये एग्जांपल सारे रटने भी नहीं है, बट जब तुम प्रैक्टिस करने बैठोगे ना, तो प्रैक्टिस करने में तुम्हारे एटलीस्ट 90% क्वेश्चन कवर हो जाए। मैं कम भी पढ़ाऊं लेकिन इतना पढ़ा दूं कि जब तुम कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठोगे, कोई भी वो प्रैक्टिस करने बैठोगे, तो भी याद नहीं भी रखोगे इसको, मान लो ये रटा हुआ नहीं भी है, तो तुम्हारी कॉपी में तुमको मिल जाएगा कि अच्छा ये यहाँ पे लिखा हुआ है। यस सर। सर एक डाउट था सर। हाँ बच्चे। सर मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट में 3 सेल मतलब डीजेनरेट हो जाते हैं, बाइस्पोरिक डेवलपमेंट में ओनली 2 सेल्स होंगे सर। देखो एक बार मैं तुमको बता दूंगा, देखो चिंता मत करो, कंसेप्ट में तुमको बताऊंगा। कंसेप्चुअली हमको कहीं पे भी कितना भी पढ़ना पड़ता है तो हम पढ़ते हैं। तुमको रेस्ट्रिक्ट करना है सिर्फ कहाँ पे, एग्जांपल्स वगैरह जो है वो रटने पे, क्योंकि वो काम मुश्किल लगता है। कंसेप्ट वाली बात तो किसने बता दी तो अच्छी बात है, सुन लिया हमने, हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं चीजें क्लियर हो जाएंगी कि मोनोस्पोरिक बाकियों से कैसा अलग है। तो कंसेप्चुअल चीजें तो मैं तुम्हें पूरी बताऊंगा, एक भी कट नहीं करूंगा, जितनी भी जरूरत है ना, भले इसके लिए मुझे कितना भी पढ़ाना पड़े, टाइम लगे, वो सारी बताऊंगा। कट कहां से करूंगा? कट करूंगा फैक्ट पे, जहां पे पूछी नहीं जाती है, एग्जांपल से बहुत सारे फर्जी टाइप्स रखवा रखे हैं, तो वो उन चीजों पे मैं कंट्रोल कर देता हूं कि बच्चों को वो फालतू चीजें नहीं बताता। तो इसलिए उन चीजों पे मैं तुम्हारा टाइम बचा लूंगा। बट कंसेप्चुअल बात है कि अब मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक क्या है ये तो पता होना ही चाहिए। यदि मोनोस्पोरिक तुम्हारे सामने कहीं पे है तो तुमको ये पता होना चाहिए डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस में तुमको बताऊंगा, देखो क्या है डिफरेंस। अभी तुमने मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ लिया, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, बायोस्पोरिक का बता रहा हूँ पहले। बायोस्पोरिक में क्या हुआ, एक बन गया मेगास्पोर मदर सेल। क्या बन गया? मेगास्पोर मदर सेल। अब इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस 1 हुआ, मियोसिस 1। तो मियोसिस 1 होगा तो कितने सेल बन जाएगा? बन जाएगी यहाँ पे मियोसिस 1 के बाद में 2 सेल। देखो बन गई क्या 2 सेल। अब इन 2 सेल में से एक सेल डीजेनरेट हो जाएगी, ये मान लो एक सेल डीजेनरेट, तो क्या हो जाएगा? तो अब यहाँ पर 2 सेल में से एक सेल जो है वो डीजेनरेट हो गई, ये डीजेनरेट हो रही है, ये बच गई दूसरी। अब इसके बाद में क्या हुआ, अब इसके अंदर हुआ मियोसिस 2। मियोसिस 2 क्या हो जाएगा, इसके अंदर 2 न्यूक्लियस बन गए, ये तो डीजेनरेट हो गए। देख रहे हो वहां पे 2-3 सेल डीजेनरेट हुई थी, यहाँ पे क्या हुआ, मियोसिस 1 के बाद में एक सेल डीजेनरेट हुई, दूसरे के अंदर मियोसिस 2 कंप्लीट हो गया। कितने न्यूक्लियस हो गए इसके पास? 2 न्यूक्लियस हो गए। अब क्या करेगा ये, नॉर्मली तो 3 फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहे थे, याद करो एंजियोस्पर्म पढ़ा था, कितने फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते थे 8 न्यूक्लियस बनाने के लिए? 3। यस सर।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ 2 माइटोसिस हुए या 2 फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुए, सिर्फ 2 फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, क्योंकि 2 न्यूक्लियस है ना, 2 तो ऑलरेडी है, अब कितने की जरूरत है, 2 माइटोसिस की जरूरत है, बन गया 8 न्यूक्लियस, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये एम्ब्रियो साइट कितने न्यूक्लियस से बना है, 2 न्यूक्लियस से, 2 मेगास्पोर न्यूक्लियस, यहाँ पर कितने मेगास्पोर न्यूक्लियस हैं, 2 मेगास्पोर न्यूक्लियस, तो 2 मेगास्पोर न्यूक्लियस से बना है, इसलिए इस डेवलपमेंट को क्या बोल रहे हैं हम, बायोस्पोरिक डेवलपमेंट। समझ गए क्या कहां पर अंतर आ रहा है, क्लियर हुई क्या बच्चों बात? यस सर। सर एक बार और बता दीजिए। देखो क्या होता है, नॉर्मली मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 2 होता है, 4 सेल बनती है, 3 डीजेनरेट, 1 फंक्शनल, नॉर्मल मोनोस्पोरिक। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मियोसिस 1 हुआ, 2 सेल बनी, 2 में से 1 डीजेनरेट हुई, 1 ही बचा, और 1 सेल जो बचा उसके अंदर मियोसिस 2 कंप्लीट होगा। मियोसिस 2 किसके अंदर हुआ, ये नीचे वाले सेल में। अब इसके अंदर कंप्लीट हुआ तो कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, 2 न्यूक्लियस। अब कोई न्यूक्लियस डीजेनरेट नहीं होगा, ये दोनों न्यूक्लियस मिलकर के एक एम्ब्रियो साइट बना देंगे, तो हम इसे क्या बोलते हैं, बायोस्पोरिक डेवलपमेंट। अभी क्या लिखा था तुमने कि 2 मेगास्पोर न्यूक्लियाई फॉर्म्स द एम्ब्रियो साइट, समझ में क्या? यस सर। टेट्रास्पोरिक में क्या होगा, साथ के साथ ही देख लो। टेट्रास्पोरिक में क्या होगा, मियोसिस 1 हुआ, मियोसिस 1 हुआ तो हेलो सर, 2 न्यूक्लियस बन गए, मियोसिस 1 हुआ, टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट में क्या होगा, मियोसिस 1 हुआ, 2 न्यूक्लियस बन गए, कोई डीजेनरेट होगा ही नहीं, कोई डीजेनरेट नहीं हुआ, फिर क्या हो गया, फिर हो गया मियोसिस 2, कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे टोटल, 4 हो जाएंगे, ये लो 4 हो गए। तो अब ये चारों मियोसिस मेगास्पोर न्यूक्लियाई जो है वो आगे जाकर के क्या करें, एम्ब्रियो साइट बनाते हैं, एक भी डीजेनरेट नहीं हुआ, क्या बोलेंगे, टेट्रास्पोरिक। क्यों, क्योंकि 4 मेगास्पोर न्यूक्लियाई जो है वो एक एम्ब्रियो साइट बना रहा है। क्लियर हो गया पिक्चर? पूछो बच्चे, क्या पूछ रहे थे तुम? क्लियर है क्या? ये नोट करने वाली चीज नहीं, ये सिर्फ समझने वाली चीज थी। ये तुम समझ लो कि मोनोस्पोरिक, बायोस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक में क्या होता है। मोनोस्पोरिक में एक ही मेगास्पोर बचता है फंक्शनल, जो एम्ब्रियो साइट बनाता है। यहाँ पर 2 मेगास्पोर न्यूक्लियाई होते हैं जो फंक्शनल एम्ब्रियो साइट बनाते हैं, यहाँ पर 4 मेगास्पोर न्यूक्लियाई होते हैं जो फंक्शनल मेगास्पोर बनाते हैं, जो क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो साइट बनाते हैं। अब हम डिटेल में किसके बारे में पढ़ रहे हैं, पॉलीगोनल के बारे में। हेलो सर, मतलब मोनो में 1 और बाइस्पोर में 2 और टेट्रास्पोर में 4। 4, हाँ, मेगास्पोर न्यूक्लियाई, यस। अच्छा, अब आ जाओ अपने काम की बातों पे, जहां से तुम्हारे सामने क्वेश्चंस आएंगे। मेगा डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, इसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं पॉलीगोनल काइंड ऑफ डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक में भी कौन सा, पॉलीगोनल टाइप ऑफ डेवलपमेंट हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। क्या होगा, क्या है ये है फंक्शनल मेगास्पोर। कोई पूछेगा कि बताओ फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो अपर ओव्यूल के अपर पार्ट पे बन रहा है कि लोअर पार्ट पे बन रहा है, कौन सी सेल डेड हो रही है, अपर सेल डेड हो रही है कि लोअर सेल डेड हो रही है, क्या बोलोगे? अपर सेल डेड हो रहा है, आधारी भाग में है। फंक्शनल मेगास्पोर लोअर साइड पे है, ऐसा बोलना चाहते हो क्या? नो सर, आधारी भाग में, बेस में है। हाँ, या तो बेस की तरफ चला सा और मैक्रोपाइल की तरफ बोल दो तो बहुत ही अच्छा, लेकिन अपर लोअर करके पूछेगा तब लोअर आएगा ना लोअर। सर? यस, ध्यान रखना हमारी एनसीईआरटी में पॉलीगोनल टाइप का डेवलपमेंट है,
पॉलीगोनल के अंदर अभी हमने ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल पढ़ा था। पॉलीगोनल में कौन से टाइप का ओव्यूल पढ़ा था? देखो पेज पर रखिए, बोलो। ऑर्थो तो हमारी एनसीईआरटी में ऑर्थोट्रोपस के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन है, तो अपर लोअर जो है वो ऑर्थोट्रोपस के अकॉर्डिंग ही आंसर करना। तुम पढ़ोगे ना घर पे जाके, अभी तुमको मिलेगा ही रैंक। अपर लोअर करके कुछ चीजें एक्सप्लेन की हुई होंगी कि अपर पार्ट पे कौन सी सेल्स होती है एम्ब्रियोसाइट की, लोअर पार्ट पे कौन सी सेल्स होती है। तो ध्यान रखना वहां पर ऑर्थोट्रोपस के अकॉर्डिंग उन्होंने एक्सप्लेन किया। क्यों? क्योंकि दैट इज मेनली एक्सप्लेनिंग द पॉलीगोनल टाइप ऑफ डेवलपमेंट, इसलिए। तो सर ये लोअर है कि अपर है? लोअर है फंक्शनल वाला। हाँ ठीक है, ठीक है, जो बोर्ड पे दिख रहा है वैसे ही। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अब इसके अंदर हुआ फर्स्ट फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फर्स्ट फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। फर्स्ट फ्री न्यूक्लियर डिवीजन जो है यहाँ पर, उसमें क्या हो जाएगा, ये हमारी मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर, तो बाकी सेल डीजनरेट होगी। ये इसके अंदर कितने न्यूक्लियस बन गए? 2 न्यूक्लियस बन गए। एक न्यूक्लियस ये बन गया, एक न्यूक्लियस ये बन गया। अब ये 2 न्यूक्लियस जो बने, ये क्या करते हैं, ये मूव करते हैं अपोजिट पोल की तरफ। ये वाला इस तरफ चला जाएगा, ये वाला इस तरफ चला जाएगा। क्या हुआ, न्यूक्लियर to opposite केंद्रक जो है वो विपरीत ध्रुवों की तरफ, कोशिका में विपरीत ध्रुवों की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। ये सेल बड़ी होती जा रही है, ये डीजनरेट वाली खत्म ही होती जा रही है। एक सेल, एक न्यूक्लियस कहां पहुंच गया, यहाँ पर। दूसरा न्यूक्लियस कहां पे पहुंच गया, यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद में होता है सेकेंड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। क्या होता है? सेकेंड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। माइटोसिस ही है ये, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन माइटोसिस है। ये वाली सेल एन थी, सारे न्यूक्लियस जो बनते जा रहे हैं वो सारे के सारे न्यूक्लियस कैसे, अगुणित की द्विगुणित, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड अगुणित। अब यहाँ पे बन गया 2 न्यूक्लियस, ये रहा, ये रहा, यहाँ पर 2 न्यूक्लियस। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इसके अंदर हुआ नेक्स्ट थर्ड फ्री न्यूक्लियर, थर्ड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। मुक्त केंद्र के विभाजन होगा बैक टू बैक। क्या हो जाएगा, दोनों ध्रुवों पे 4 कोशिकाएं, 4 केंद्र, सॉरी 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4। अभी 4 केंद्रकों में से दोनों ध्रुवों से एक ही केंद्र जो है वो सेंटर की तरफ मूव कर जाता है। क्या होगा, एक ही केंद्र जो है वो केंद्र की तरफ आ गया, सेंटर की तरफ। Transfer of 2 nuclei from each pole towards the center। दोनों ध्रुवों से एक एक केंद्र जो है वो कहां पर आ गए, सेंटर की तरफ आ गए। क्या हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 3 केंद्र, यहाँ पर भी बच जाएगा 3 केंद्र, और यहाँ पर आ जाएगा 2। क्या हो गया, 8 केंद्र की अवस्था आ गई। क्या, कितने न्यूक्लियस है, 8। यस, ये है 8 न्यूक्लिएटेड। अब इसके बाद में क्या बननी है, कोशिकाएं बननी है। कोशिका बनने के लिए कौन सा विभाजन चाहिए, कोशिका बनने के लिए साइटोकाइनेसिस चाहिए, साइटोकाइनेसिस।
अब तुम मुझे बताओ कितने साइटोकाइनेसिस होंगे 7 सेल बनाने के लिए, 7 कोशिकाएं बनाने के लिए कितने साइटोकाइनेसिस होने चाहिए? बोलो बोलो 6। सोच लो, 7 कोशिका बनानी है तो 6 होंगे क्या? 5। 7 कोशिका बनानी है तो 7 डिवीजन होंगे क्या? 3 सर। 3 होंगे क्या? सोच लो सब बच्चे सही से। मैंने ये बोला जिसने पहला सर 5 हाँ सर 5 होगा 5। 5 होगा क्या? सोच लो। यस सर 5। तुम्हारा जिस रूम में तुम अभी बैठे हो वो है तुम्हारा रूम, ये जिस रूम में तुम अभी बैठे हो तुम्हारा रूम है ये। अब मैंने बोला इस रूम को 2 कमरों में बांटना है, कितनी दीवार बनाओगे? एक। तो मैं बैठ गया। मैंने बोला नहीं, इस रूम को 3 कमरों में बांटना है, कितनी दीवार बनाओगे? 2। मैंने बोला इसको 4 कमरों में बांटना है, कितनी दीवार बनाओगे? 3। इसको कितनी दीवार बनाओगे? क्या सर? 7 कमरों में बांटना है, कितनी दीवार बनाओगे? 6 है सर। सर वही तो स्टार्टिंग में बोला था मैंने कि 6 करके। बिल्कुल सही बोला था। कंफ्यूज कर दिया सर आप। यस सर मैंने सही बोला था स्टार्टिंग में। तो था कि जिसने पहले आंसर दिया इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। तुम सोचो बाकी लोग की क्या वो सही बोलते हैं, बाकी लोग भी तो सोचें। हाँ ठीक है, तो 6 साइटोकाइनेसिस होंगे तो 7 सेल्स बनेंगे। इस तरीके से ये जो न्यूक्लियस है और अब कोश का द्रव्य का विभाजन हो गया है, सेल्स बन गई हैं। कुछ इस तरीके से। और ये जो सेल बनी है इस सेल के पास क्या होता है, कुछ उंगली नुमा प्रवर्त भी ठीक है। तो 3 सेल तो यहाँ पर इस एंड पे कौन सा वाला एंड है, माइक्रोवेल वाला। 3 सेल अपोजिट साइड पे चलाजा वाला एंड पे ये है, और बीच में अपने आप क्या हुआ, एक सेल अलग हो गई, बड़ी सी सबसे बड़ी सेल है बल्कि। टोटल कितने सेल हो गए? 7 सेल हो गए और 8 न्यूक्लिएटेड। यही है क्या, यही है मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट। क्या है ये? मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट। सारी की सारी कोशिकाएं कैसी है? अगुणित। इसे ही तुम क्या बोलते हो? एम्ब्रियो सेल। इसे ही क्या बोलते हो? एम्ब्रियो सेल। कितनी कोशिकाएं? 7 सेल्स। कितने न्यूक्लियस? 8। ये 3। तो 7 कोशिकीय 8 केंद्र की अवस्था जो है वो आ गई, और वही क्या है? वही है मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट। सेल्स के नाम एक बार वापस से देख लेते हैं। देखो ये है सिनर्जी। सहायक कोशिका में बोलते हो क्या? यस सहायक कोशिका। सर उसी के ऊपर जो बना है वो क्या है सर? सिनर्जिड के ऊपर जो उंगली समान प्रवर्त है उसे हम फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं। तंतुमय समुच्चय, फिलीफॉर्म एपरेटस। सिनर्जिड्स ये वाले सेल जो है उसे बोलते हैं हम एग सेल। ये हमारा एग सेल। इन दोनों को मिला करके क्या बोलते हो? याद करो। अंड उपकरण एग एपरेटस, अंड उपकरण। बीच वाली कोशिका जो बड़ी सी है वो क्या है? ये कोशिका सेंट्रल सेल के जो दोनों केंद्रक होते हैं उन्हें क्या बोलते हो? पोलर न्यूक्लियाई। पोलर। सेंट्रल सेल n है कि 2n है? 2n। n है कि 2n है? 2n। और ये तीनों है एंटीपोडल एंटीपोडल से। एंटीपोडल सेल्स।
एंटीपोडल सेल्स। अब मुझे ये बताओ कि सेंट्रल सेल n की 2n 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 क्या सेंट्रल सेल 2n हो गया क्या? n plus n n plus n n plus n तो पूछ रहा हूं, अगुणित है कि द्विगुणित है? द्विगुणित अगुणित है सर, अगुणित है सर। लेकिन n+n होगा ना सर। सर n plus n है मतलब अगुणित है। डायग्रेटिक सेल पढ़ते हैं n plus n तुमको? सर आपका साउंड नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है साउंड। सबका माइक ऑन था क्योंकि अब आप बोलो। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि पंचायत में भी तो हमने पढ़ा है ये चीज कि एक कोशिका के अंदर 2 केंद्रक है, अगुणित है, तो उसे क्या बोलेंगे? अगुणित बोलेंगे कि द्विगुणित बोलेंगे? अगुणित ही बोलेंगे ना। ही बोलेंगे। ये गैमेटोफाइट n है, हप्लॉइड है, इसके अंदर सारी की सारी सेल अभी अगुणित है। ये द्विगुणित तब हो सकता है जब ये दोनों पोलर न्यूक्लियस फ्यूज होके एक केंद्रक में कन्वर्ट हो जाए। ये दोनों पोलर न्यूक्लियस फ्यूज होके एक न्यूक्लियस बन जाएगा, तो फिर ये द्विगुणित हो जाएगा। तब हम इसको क्या बोल देंगे? तब हम उसे बोल देंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस या डेफिनेटिव न्यूक्लियस। क्या एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर क्लियर हो गई सब बच्चों को? ऊपर वाला है। यस सर। हेलो सर। हेलो सर। सर ये ऊपर के स्ट्रक्चर को प्लीज हिंदी में बता दीजिए ना सर। स्ट्रक्चर को ये जो ऊपर की स्ट्रक्चर है ये ना। बनाएंगे। हाँ ये इसको बोलते हैं तंतुमय समुच्चय। तंतुमय समुच्चय ये कॉमन ऑपरेटर्स। इसका काम होता है कि ये कुछ बोरोन और कैल्शियम कंपाउंड्स वगैरह सिक्रीट करता है, स्रावित करता है, ताकि ये पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट कर पाए। यानी इसका काम है पराग नलिका को आकर्षित करना। पराग नलिका को, नर युग्मक को नहीं। नर युग्मक तो पराग नलिका के अंदर है। पराग नलिका को आकर्षित करना। क्या क्लियर हो गई बातें? पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सेल हेलो सर। को समझ आ गया है? पिक्चर क्लियर हो गई क्या? यस सर। एक बार और बताइए ना। बच्चे देखो, मेगास्पोर मदर सेल 2n है। इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मुक्त केंद्र विभाजन हुआ, 2 केंद्रक बन गए, 2 केंद्रक अपोजिट पोल पे चले गए। फिर वहां पे सेकंड माइटोसिस हुआ, फिर न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, 4 2 केंद्रक ऊपर, 2 केंद्रक नीचे, 4 केंद्रक बन गए। फिर थर्ड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, 8 केंद्रक बन गए, 4 ऊपर 4 नीचे, दोनों साइड से एक-एक केंद्रक सेंटर में आ गया। 8 केंद्र की अवस्था कुछ इस टाइप से हो गई। अब इसके बाद में क्या होगा? साइटोकाइनेसिस होगा। 6 बार कोशिका विभाजन हुआ तो 7 कोशिका बन गई। वो कोशिकाएं कुछ इस तरीके से दिख रही है फाइनल सेल, जिसको हमने क्या बोल दिया? एम्ब्रियो सैक मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है। हेलो सर। इसको केंद्रक सलायन बोलेंगे ना सर हिंदी में, जो एग apparatus लिखे हैं आप उसको? केंद्रक उसको कुछ उसको बोलेंगे तंतुमय समुच्चय, उसको संलयन वाला नहीं बोलेंगे। सर तो आप तो apparatus को लिखा है क्या? संलयन का मतलब तो फ्यूजन होता है, जुड़ना होता है। अच्छा सर फिलीफॉर्म apparatus लिखा है ना? हाँ। सर उसका वर्क क्या है? फिलीफॉर्म apparatus का काम है पराग नलिका को आकर्षित करना। सर रास्ता प्रदान करना ज्यादा अच्छा है। पराग नलिका को आकर्षित करना। क्यों आकर्षित करता है? क्योंकि ये कुछ कीमो अट्रैक्टेंट रसायन आकर्षक स्रावित करता है। क्या करता है? कुछ रसायन आकर्षक स्रावित करता है। ठीक है, ठीक है। रास्ता दिखाना भी बोल सकते हो। रास्ता दिखाना, आकर्षित करना एक ही बात हुई। यस सर। ऐसा ही लिखा है ना एनसीईआरटी बुक में। सही बात है। और ये एम्ब्रियो सैक में कैसे अरेंज है वो भी डायग्राम में इसके चारों तरफ। जब ये डेवलप हुआ तो इसका न्यूक्लियस जो है वो पूरा खत्म हो गया। कुछ में बचा भी रह सकता है, कुछ में मान लो यहाँ पर थोड़ा बहुत बचा रहेगा। यदि किसी में बचा रहेगा तो उसको हम बोल देते हैं पेरिस्पर्म। यदि न्यूक्लियस बचा रह जाता है तो उसे बोल देते हैं पेरिस्पर्म, और ऐसे सीड को पेरिस्पर्मिक सीड बोलते हैं। मान लो ये थोड़ा सा बचा रहेगा, न्यूक्लियस में बना दिया है ऐसे, ताकि तुमको पता रहे कि न्यूक्लियस से के अंदर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल बनी थी उससे ही बना है। और ये क्या है? ये है आउटर इंटेगुमेंट, ये है इनर इंटेगुमेंट। इनर इंटेगुमेंट कुछ इस तरीके से।
ठीक है, तो ये पूरी संरचना जो मैंने ब्लू से बनाई है, ये वाली आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट और न्यूक्लियस, ये सारा का सारा क्या है 2n है। ये आउटर इंटीग्यूमेंट, ये वाला इनर इंटीग्यूमेंट, और ये यदि बच गया है थोड़ा सा तो ये न्यूक्लियस। क्या है ये सब 2n है, ये सब स्पोरोफाइट का पार्ट है, और इसके अंदर जो बनाया अभी हमने वो क्या है, वो गैमेटोफाइट का पार्ट है। क्या सब लोगों को फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट तक क्लियर हो गई बातें? अब क्या यस सर। देखिए फीमेल गैमेटोफाइट कैसे डेवलप होता है, अब हम पढ़ेंगे कि आखिर पॉलिनेशन कैसे होता है, ये गैमेटोफाइट जो है वो कैसे उड़ के आते हैं और पॉलिनेशन करते हैं, उनके बारे में देखो। अब नेक्स्ट टॉपिक पॉलिनेशन। पिक्चर बिल्कुल क्लियर है ना? देखो इतना क्लियर, और चीजें जो है वो सारी रिपीट कर करके बता रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि तुमको ना सारी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी, कहीं कोई डाउट की गुंजाइश नहीं छोड़ रहे। और एक कमाल की बात मैंने ये देखी है कि मैं और भी ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ, बट जितनी इंटरेक्टिव हमारी क्लास होती है ना, उतनी इंटरेक्टिव कोई क्लास नहीं होती। ऐसा क्यों सर? पता नहीं पूछते, या तो हो सकता है बच्चे जो है वो बैठे रहते हैं, अपना डाउट पूछ ही नहीं रहे, टीचर जो है वो इग्नोर करके अपना पढ़ाए जा रहे हैं, बताया नहीं रहे, इसका अच्छे चलता रहता है। तो ये अच्छी बात है कि तुम लोग, मुझे जरा भी फील नहीं आता कि मैं लाइव ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, मुझे ऐसे लगता है मैं क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ कि बच्चे बराबर से इंटरेस्ट लेकर के पूछे जा रहे हैं। और कोशिश क्या करो कि सब बच्चे मिलता क्या? सभी बच्चे कोशिश क्या करो कि ना मींस रिप्लाई करते रहो, एटलीस्ट चैट बॉक्स में भी जो समझ आ रहा है, जो नहीं आ रहा है, जो पूछना है वो डालते रहो। मैं देखता रहता हूँ चैट बॉक्स भी, ठीक है, तो जिनको नहीं भी बोलना है वो एटलीस्ट रिप्लाई करते रहे, तो जितना इंटरेस्ट लोगे उतना मजा आएगा। यस सर। सर हम लोग को भी इंटरेस्ट आता है। तो हम लोग अच्छे ही है सर सर। आपके जैसा बायो मैंने कभी किसी से नहीं पढ़ा है। सर हम लोग को बहुत मजा आता है। यस सर। मेरा फर्स्ट टाइम है सर बायो। तुम्हें और मजा आएगा। तो सर एक तो हम तो पहले खुद से ही से पढ़े हैं पसंद था, सर। बहुत अच्छा लगता है। सर मेरे को सबसे अच्छा ह्यूमन फिजियोलॉजी लगता है। और सर मैं खुद से पढ़े हैं सर हम लोग तो। यस सर, कंटिन्यू पढ़ाओ नहीं तो करिए। टाइम जा रहा है। कोर्स बहुत है, टाइम जा रहा है। हाँ जाने दो। ठीक है, नेक्स्ट देखो पॉलिनेशन। देखो पॉलिनेशन हिंदी में बोलेंगे परागण। परागण कौन सी प्रक्रिया? वह प्रक्रिया जिसमें हम देखते हैं कि पॉलन ग्रेन, परागण जो है वो एंथर से निकल करके स्टिग्मा तक पहुंच जाता है। मींस क्या बोल सकता हूं, दिस ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma। एंथर से निकल करके पॉलन ग्रेन जो वो स्टिग्मा पर जा रहे हो, उसे हम बोल देते हैं पॉलिनेशन। कितने टाइप का होता है सर? 2 2 टाइप। तो मेनली 2 टाइप का, 3 2 टाइप। चलो स्वपरागण। तो 3 टाइप, और तुम लोग बोल रहे हो 2 टाइप, तो 2 टाइप। ठीक है, कौन कौन से 2 टाइप? एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन। स्वपरागण और परपरागण, ऐसा बोलते हैं हिंदी में। स्वपरागण परपरागण बोलते हो क्या? यस सर। तो स्वपरागण को हम फर्दर 2 टाइप में बांट सकते हैं। ऑटोगैमी और यस, ऑटोगैमी और जिनोगामी। हिप्नोगैमी। हिंदी में बोलोगे इसको स्वपरागण, इसको सजात पुष्पी परागण। क्या बोलोगे? सजात पुष्पी परागण। और इसको परपरागण। होता क्या है? देखो, सपोज ये एक प्लांट है, स्टेम है उसका, इसके ऊपर मैंने देखा कि एक फूल उगा हुआ है, इसके ऊपर यहाँ पर एक पुष्प लगा हुआ है, एक होता है पुष्प के पास,
कोरोला होता है पुष्प के पास, और क्या होता है, और एंड्रोशियम होता है, यानी एंथर वगैरह होंगे, और गाइनोशियम होगा। अभी हम ऐसा केस देखते हैं जहां पर परागकण जो है वो इसके एंथर से निकले और ये परागकण इसी के वर्तिकाग्र के ऊपर चले गए। एक ही पुष्प के एंथर से निकल के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर यदि परागकणों का ट्रांसफर हो रहा होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे ऑटोगेमी। हमें क्या बोला सर ये सजात पुष्पी परागण बोले ना इसको? इसको बोलोगे, इसको तो हमने स्वपरागण ही बोला है, इसको हमने सजात पुष्पी परागण बोला है। जो जिटोनोगेमी है उसको हम सजात पुष्पी परागण बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि सपोज एक ही प्लांट है, उसके ऊपर 2 फूल है। लेट्स सपोज कि एक पुष्प जो है वो नर है और एक पुष्प जो है वो मादा है। सपोज ये वाला पुष्प जो है वो मान लेते हैं कि मेल फ्लावर है, एक लिंगी है। मोस्टली ऐसा होता है, एक लिंगी होते हैं मोस्टली, ठीक है, द्विलिंगी में भी हो सकता है बट मोस्टली ऐसा होगा। और दूसरा फूल जो है इसी प्लांट के ऊपर, इसी प्लांट के ऊपर दूसरा पुष्प है और वो कैसा है, वो है सिर्फ फीमेल, यानी इसके पास स्टेमेन नहीं है, सिर्फ क्या है, सिर्फ इसके पास गाइनोशियम। मोस्टली ऐसा केस जहां पर एक ही प्लांट के ऊपर 2 पुष्प हैं, कुछ नर पुष्प और कुछ मादा पुष्प, और उसमें हमने क्या देखा कि एंथर जो है, इस एंथर से परागकण जो है वो निकल गया और निकल के उसी पुष्प की स्टिग्मा के ऊपर चला गया। क्या बोलोगे उसे? उसे बोलोगे जिटोनोगेमी या सजात पुष्पी परागण। देखने में तो क्या हो रहा है, वायु के द्वारा होगा या कीट के द्वारा होगा, किसी पर्टिकुलर एजेंट के द्वारा होगा, लेकिन जेनेटिकली यदि तुम देखोगे तो ऑटोगेमी और जिटोनोगेमी दोनों के अंदर जेनेटिक मेकअप में जो चेंज हो रहा है, मतलब दोनों के अंदर जीन जो है वो उसी प्लांट के जीन जो है वो एग और मेल गैमेट के थ्रू आपस में मिलेंगे। मतलब जेनेटिकली क्या है, ये जिटोनोगेमी ऑटोगेमी जैसा है। तो मैं ऐसा बोल दूं कि जिटोनोगेमी जेनेटिकली आनुवंशिक रूप से इट इज लाइक ऑटोगेमी। आनुवंशिक रूप से ये कैसा है, ऑटोगेमी के जैसा है, स्वपरागण के जैसा है। लेकिन यदि हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो वहां पर मोस्टली हम क्या देखते हैं, 2 अलग-अलग प्लांट और 2 अलग-अलग प्लांट है, उनके ऊपर जो फूल है वहां से एंथर से, मान लो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, मान लो ये फ्लावर है इनका, ये मेल पार्ट है एंथर, और ये है इनका फीमेल पार्ट गाइनोशियम। और हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एक प्लांट है उसका एंथर यहाँ से पॉलन रिलीज कर रहा है और ये पॉलन जो है वो दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर जाकर के पॉलिनेशन करते हैं। तो क्या बोलेंगे इसे, क्रॉस पॉलिनेशन पर परागण, ठीक है। और ये जो क्रॉस पॉलिनेशन है ऐसा ही कुछ यहाँ पर हो रहा है। देखो यदि हम बात करें कि पॉलन के ट्रांसफर का मैकेनिज्म क्या है, तो इसका पॉलन का ट्रांसफर का मैकेनिज्म कैसा है, क्रॉस पॉलिनेशन जैसा है। यानी जिटोनोगेमी जो है वो जेनेटिकली ऑटोगेमी हो रहा है एंड इकोलॉजिकली या फंक्शनली भी बोल सकते हो, इट इज लाइक क्रॉस पॉलिनेशन। ध्यान रखना है कि जिटोनोगेमी जो होता है वो सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगेमी, और इस क्रॉस पॉलिनेशन को और क्या बोल देते हैं, इसका एक और भी नाम है एलोगेमी। क्या नाम है, एलोगेमी। तो ऑटोगेमी और एलोगेमी के जैसा है, जेनेटिकली ऑटोगेमी जैसा है और इकोलॉजिकली ये क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगेमी जैसा। बात क्लियर हो गई? डायग्राम से चीजें समझा के लाइन में नहीं लिखे बट क्या आपको समझ मेरी बात? सर सुजात परागण में, हाँ बोलो। सुजात परागण में मतलब पेड़ एक ही रहता है ना? हाँ एक ही पेड़ है, देखो ओके सर, है ना, पुष्प अलग अलग है। तो चलो इसके बाद
सर 2 मिनट जो है पॉलिनेशन के डिफरेंट टाइप्स है वो पढ़ेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? सर एक क्वेश्चन है, ये जो ऑटोगेमी वाला जो फ्लावर रहेगा वो हमेशा बंद रहेगा ना? नहीं जरूरी नहीं है। तो बुक में तो कुछ आवर्त अनावर्त ऐसे करके लिखा हुआ है उसमें। वो प्रमोट करते हैं, यदि पुश बंद है तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन खत्म, उसके बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा। तो वो ऑटोगेमी ही करेगा ना? साइड होइए ना हाँ। सर, थोड़ा सा साइड होइए ना। ऐसा सुनो, दोनों बातों में डिफरेंस है। जो क्लोज है वो सिर्फ क्या करेगा, सिर्फ ऑटोगेमी करेगा। जो क्लोज है वो सिर्फ ऑटोगेमी करेगा, लेकिन ऑटोगेमी करने वाले सारे क्लोज होते हैं, ये गलत है। सर आवर्त मतलब क्लोज बोलेंगे ना? आवर्त मतलब क्लोज कवरिंग। सर जूलॉजी भी आप ही पढ़ाओगे क्या? और जूलॉजी जूलॉजी में हो सकता है दूसरे टीचर पढ़ाएंगे, हम ना तुमको बता देंगे अब। हेलो ठीक है। हेलो सर। एक बार डिस्कस करके, क्योंकि टॉपिक्स ज्यादा है ना, तो हो सकता है कि हम प्लान कर रहे हैं कि एक सर को और भी इंट्रोड्यूस कर दे तो थोड़ा सिलेबस भी जल्दी हो जाएगा, है ना? तो एक बार मैं बात कर हेलो सर, तुमको बता दूं। सर मैं नहीं लिखी हूँ, प्लीज थोड़ा साइड होइए ना। साइड हो जाओ। सर 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 जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो क्या डिफरेंट स्पेसीज के फ्लावर में भी हो सकता है? नहीं बच्चे, स्पीसीज की डेफिनेशन खराब हो जाएगी। स्पीसीज की डेफिनेशन खराब हो जाएगी, बायोलॉजिकल कंसेप्ट हो सकता है यदि वो क्लोजली रिलेटेड हो तो। कई बार जब सर वो तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ना। नेचुरली नहीं, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं फिर तो। सर स्टिग्मा एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ना। हाँ एक्सेप्ट नहीं करेगा नॉर्मली, ठीक है? वो हम आर्टिफिशियल करवा देते हैं, वो अलग बात है। बट सर होता है कि नहीं होता है? हाँ लेकिन तुम तो ये ध्यान रखो कि हमारी जो डेफिनेशन है ना बायोलॉजिकल कंसेप्ट वाली, वो यही बोलती है कि रिप्रोडक्शन तो एक स्पीसीज के मेंबर में ही होगा, अलग-अलग स्पीसीज में नहीं। ओह ठीक है? ओके। चलो बच्चों, फिर मिलते हैं। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। बाबा सर, बाय बाय सर। सर थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। चलो बच्चों, बाय सर। ये क्रॉस पॉलिनेशन को परपरागण बोलेंगे ना? हाँ हाँ ठीक है।